आज के इस वीडियो में यूनिट 5 में एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं इसके थ्रू हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं एनपीई 1968 के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। फिर हम बात करेंगे एनपीई 1986 1986। फिर हम जानेंगे प्लान ऑफ एक्शन 1992 के बारे में। और इसके अलावा हम इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में हम बात करेंगे। तो इस अभ्यास सेट में हम मुख्यतः इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं टॉपिक पर हम बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन का ये सेट है। आप इसको देखेंगे तो आपको चाहे एनपी 1968 हो, 1986 है, प्लान ऑफ एक्शन 1992 है, या हम बात करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, या केंद्रीय विद्यालय की, तो इनके इन सब के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि किस शिक्षा नीति में विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, एसटी और एससी समुदायों के लिए असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर विशेष जोर दिया? तो इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षा नीति थी, ठीक है, जिसमें जो मुख्य जो फोकस था, जो समाज के पिछड़े तबके हैं, जो दिव्यांग हैं, ठीक है, उन पर मतलब ज्यादा ध्यान दिया गया? एनपी 1968, एनपी 1979, या एनपी 1986, या एनपी 2020? तो कौन सी शिक्षा नीति है, ठीक है, जिसमें समाज के पिछड़े तबकों पर विशेष ध्यान दिया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एनपी 1986। तो 1986 में बात क्या कही गई थी कि भारतीय महिलाएं, एसटी हैं, एससी हैं, ठीक है, तो इन समुदायों में जो असमानताएं हैं, जो विशेष रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो असमानताएं हैं उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। और इस तबके के बच्चों को भी आगे लाने के लिए चाहे हम स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे हम विद्यालयों की बात करें, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें, तो इस तरह की सारी चीजें लाई जाएंगी ताकि इन तबकों को भी आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 1968 किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित था? तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि जो पहली जो शिक्षा नीति 1968 आई, तो उससे पहले कौन सा कमीशन आया था? उससे पहले आया था कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन की जो सिफारिशें थी, जो सुझाव था, 1968 की जो पॉलिसी उसी पर आधारित थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संसद द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई? When was the National Education Policy 1986 approved by the Parliament? तो देखिए, पार्लियामेंट की हम बात करें, चाहे हम राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो पार्लियामेंट से इसको स्वीकृति कब मिली थी? मई 1986 को, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब एक बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि भारत की किस शिक्षा नीति में राष्ट्र एकता की स्थापना के लिए समान विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम को अपनाने की बात की गई? देखिए, कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब है ना अलग से कोई प्राइवेट स्कूल होगा, ना कोई सरकारी, ठीक है, मतलब एक ही तरह के स्कूल होंगे। जैसे हम अपने देश में देखते हैं ना, अलग अलग तरह के स्कूल हैं, कुछ सरकार चला रही है, कुछ प्राइवेट संगठन चला रहे हैं, कुछ जो ट्रस्ट के स्कूल हैं। तो अलग अलग तरह के स्कूल ना चला के सिर्फ एक कॉमन स्कूल चलाए जाएं, ठीक है, और उसी में चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सब उसी में पढ़ें। तो इस तरह से कॉमन स्कूल सिस्टम की बात किस पॉलिसी में, किस शिक्षा नीति में कही गई थी, ठीक है। तो ABCD राइट आंसर क्या है? 1986 की शिक्षा नीति में, या 1979? तो देखिए, बार बार आपके सामने 1979 आ रहा होगा ना, तो इमरजेंसी के बाद 3 साल की जो जनता दल की जो सरकार बनी थी, तो उसमें एक नई शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया गया था 1979, लेकिन जो ये प्रयास था सिर्फ प्रयास ही रह गया था, ठीक है। और एक चीज और आप जानेंगे कि 1968 की जो शिक्षा नीति बनी थी, तो ये शिक्षा नीति भी इतने अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं लागू हो पाई थी? इसका एक जो बहुत बड़ा कारण है कि जब 1950 में, 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, तो यहाँ पर शिक्षा की जिम्मेदारी के लिए स्टेट की बात की गई, राज्य की बात की गई। तो 1950 से लेकर 1976 तक केंद्र और राज्य में, दोनों में मतलब इसी चीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई कि स्टेट का मतलब केंद्र से है या राज्य से है, ठीक है। केंद्र राज्य को सौंपता था, राज्य
केंद्र के हवाले कर देता था। तो इसलिए 1968 की जो पॉलिसी आई वो भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। तो इसलिए 1986 की जो पॉलिसी है ना, उसी को कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी जो पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, 1986 की थी। लेकिन फिलहाल हम कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करें ना, तो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात समान विद्यालय प्रणाली की बात किस पॉलिसी में की गई? तो इसका राइट आंसर है एनपी 1968 में कही गई। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें क्या पूछा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को कब मंजूरी दी? कब मंजूरी दी इसको? अ, मई 1968 में दी, जून में दी, जुलाई में दी, अगस्त में दी, कब मंजूरी दी? ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जुलाई 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। अब किस शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर, चाहे हम एनसीटी की बात करते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आरसीआई की बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नैक की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना हुई? ठीक है? स्वायत्त हम यहाँ पर स्वायत्तता की बात करेंगे। ठीक है? एनसीटी वैसे एक डिपार्टमेंट के रूप में 1973 में बन गया था, लेकिन एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी सिफारिश किसने की? ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके सामने? एनपी 1979, एनपी 1986, एनपी 1968 या एनपी 2020। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एनपी 1986। तो 1986 की पॉलिसी में ही, ठीक है, एनसीटी को एक स्वायत्त संगठन बनाने की और अधिक पावर देने की बात की गई। ठीक है? जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी संस्थान बनाने की बात की, आगे चलकर आरसीआई की स्थापना हुई, फिर नैक की बात की गई, यूजीसी की हेल्प के लिए डाइट की बात की गई। ठीक है? तो किस क्या आंसर है? एनपी 1986। आगे चल के हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या पूछा है कि भारत की किस शिक्षा नीति में सर्वप्रथम माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र की बात की गई? तो किस शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की सबसे पहले बात की गई? तो देखिए, त्रिभाषा सूत्र की जो बात की गई थी, कोठारी कमीशन में की गई थी, और कोठारी कमीशन के सुझावों के आधार पर पहली शिक्षा नीति कौन सी बनी थी? एनपी 1968। तो राइट आंसर क्या है इसका? एनपी 1968 में सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र की बात की गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी थी? कौन सी थी? 96, 66, 68, 79, 86? तो 66 तो कुछ था ही नहीं। ठीक है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1968। जो 1968 की पॉलिसी स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति थी। ठीक है? इसके बाद हम बढ़ते हैं कि एनपी 1968 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब एनपी सबसे पहली एनपी बनी 1968 की, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णन जी थे, ए एल मुदालियर थे, यशपाल शर्मा जी थे, या डी एस कोठारी थे? कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? डी एस कोठारी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस शिक्षा नीति में गरीब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए पेस सेटिंग स्कूल्स, गति निर्धारक विद्यालयों को खोलने की बात की गई थी? ठीक है? जो गरीब बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब एक हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गति निर्धारक विद्यालय, पेस सेटिंग स्कूल खोलने की बात किस शिक्षा नीति में कही गई थी? ठीक है? तो ऑप्शन क्या है? एनपी 1979, एनपी 1986, एनपी 1968 या 2020? राइट आंसर क्या होगा? पेज सेटिंग स्कूल ओपन करने की बात कहां पर की गई, किस पॉलिसी में की गई? तो राइट आंसर क्या होगा? 1986। ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि विच स्कूल्स वर स्टेबलाइज एज पेज सेटिंग स्कूल, कि गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में किन विद्यालयों को स्थापित किया गया 1986 में? जब बात की गई थी इसकी, तो किन विद्यालयों को स्थापित किया गया? सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय को, जवाहर नवोदय विद्यालय को, सर्वोदय विद्यालय या नवयुग स्कूल? किन विद्यालयों को स्थापित किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है? पेज सेटिंग स्कूल के रूप में किसको स्थापित किया गया? जवाहर नवोदय विद्यालय को स्थापित किया गया। जो बेसिकली जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से, क्वालिटी एजुकेशन देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि किस शिक्षा नीति के संदर्भ में रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है?
ए प्लान ऑफ एक्शन 1992, एनपी 1986, एनपी 1968 या एनपी 2020। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा एनपी 1968। जब एनपी 1968 बना तो इसको रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उससे पहले की जो एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा था तो पुराना सिस्टम था, ठीक है, काफी हद तक देखें तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली पर आधारित था। तो इसलिए जब पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी तो जो पुरानी जो धारणाएं हैं उसको तोड़कर, ठीक है, और जो वर्तमान है और भविष्य के हिसाब से जो एक नई शिक्षा नीति का खाका तैयार किया गया था, तो इसलिए इसको रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन मतलब इसको कहा गया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, किस शिक्षा नीति द्वारा सर्वप्रथम बच्चे के विकास में प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को महत्व, मतलब के महत्व को मान्यता दी गई। एक तरह से आप कह सकते हैं प्री स्कूल एजुकेशन, ईसीसी, ठीक है। तो किस शिक्षा नीति में इसकी बात की गई, ठीक है, इसको महत्व दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा एनपी 1986, ठीक है। तो 1986 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पर विशेष बल दिया गया और इसी के परिणाम स्वरूप आगे जब हम बात करते हैं 2002 में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट हुआ था और आर्टिकल 21 ए आया जिसमें जिसको मतलब हमारे फंडामेंटल राइट बना दिया गया जिसके तहत शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और उसी ईयर क्या हुआ कि जो आर्टिकल 45 था, आर्टिकल 45 में ईसीसी का प्रोविजन जोड़ दिया गया, ठीक है, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं, जो प्री स्कूल एज वाले बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई, ठीक है। तो एनपी 1986 में जो ईसीसी है, जो प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा को महत्व दिया गया। अब हम 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, तो किस शिक्षा नीति द्वारा विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित होने की बात की गई। तो देखिए मिनिमम लर्निंग लेवल का मतलब है कि एक बच्चा मान लो थर्ड क्लास पास करता है तो थर्ड क्लास में उसको जितना आना चाहिए उतना तो आना चाहिए ना, कम से कम, ठीक है। मान लो थर्ड क्लास का बच्चा है तो शब्दों को पढ़ सके, फिफ्थ क्लास का बच्चा, अगर कोई बच्चा फिफ्थ पास करता है तो अपनी बात को बोल सके, लिख सके, ठीक से सुन सके, मैथ के जो कॉमन जो प्लस माइनस है ये कर सके, ठीक है। तो हर क्लास का एक अपना एक लर्निंग लेवल होता है कि बच्चा इस क्लास को कंप्लीट करता है तो मिनिमम उसको इतना आना चाहिए। तो जब इस तरह की मिनिमम लर्निंग लेवल की जो बात है, ठीक है, किस शिक्षा नीति में कही गई, तो क्या है ऑप्शन, एनपी 1979, 86, 68 या 2020। तो इसकी जो बात की गई मिनिमम लर्निंग लेवल की, ठीक है, 1986 की पॉलिसी में की गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो किस शिक्षा नीति के सुझावों के बाद देश में 10+2+3 की शैक्षिक संरचना स्वीकार कर ली गई। तो किसके सुझाव के आधार पर की गई। तो राइट आंसर क्या है, एनपी 1986, ठीक है। बात तो 1968 में भी की गई थी 10+2+3, लेकिन मैंने आपको बताया कि सेंट्रल और स्टेट में जो कंट्रोवर्सी 1950 से लेकर 1976 तक चली, ठीक है, दोनों में कंट्रोवर्सी होती रही कि नहीं एजुकेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, एजुकेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आगे चलकर जब हम बात करें 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ और एजुकेशन को समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में डाला गया तो उसमें क्लियर कर दिया गया कि शिक्षा की जिम्मेदारी दोनों की है, ठीक है। तो जब हम 10+2+3 की बात करते हैं तो इसको 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके बाद पूरे देश भर में इसको स्वीकार कर लिया गया कुछ राज्यों को छोड़कर। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रभावशीलता की समीक्षा के लिए सरकार ने 1989 में किस समिति का गठन किया। तो किस समिति का गठन किया, आचार्य राममूर्ति, चट्टोपाध्याय मंडल कमेटी, सत्यप्रकाश कमेटी, किस कमेटी का गठन किया गया। तो राइट आंसर क्या है, आचार्य राममूर्ति कमेटी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में क्या पूछा है कि इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। प्राथमिक जो विद्यालय थे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाने के लिए कौन सी नीति थी जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लेकर आई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनपी 1986, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, अब 18 में क्या पूछा है कि इस शिक्षा नीति ने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा और अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग
प्रवेश परीक्षा निर्धारित की, जैसे जेई हो गया, एआई ट्रिपल ई हो गया, SLEE। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो इसकी सिफारिश, इसकी बात किस कमेटी में की गई, ठीक है। तो सॉरी, किस शिक्षा नीति में की गई? तो एनपी 2020, एनपी 1986, एनपी 1968 या प्लान ऑफ एक्शन 1992। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्लान ऑफ एक्शन 1992। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में इसको ध्यान से देखिए कि नर्चरिंग रूरल टैलेंट इज सॉरी नर्चरिंग रूरल टैलेंट इज रिलेटेड टू, कि ग्रामीण प्रतिभाओं का पोषण का संबंध इनमें से किस विद्यालय से है? सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, नवोदय स्कूल। तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहर नवोदय विद्यालय। बेसिकली जवाहर नवोदय विद्यालय, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहने वाले हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो जिससे कि वो अपने प्रतिभा को आगे बढ़ा सकें। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं, उसको उनको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। तो इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे हम बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय, आप इसको नवोदय विद्यालय भी कहो, जवाहर नवोदय विद्यालय भी आप कह सकते हैं। नवोदय विद्यालयों को देश के किन क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है? किन क्षेत्रों में? अर्बन एरिया या रूरल एरिया, फॉरेस्ट एरिया या महानगर में, ठीक है, किन क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? रूरल, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसको स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? जवाहर नवोदय विद्यालय डैश विद्यालय हैं, किस तरह के विद्यालय हैं? रेसिडेंशियल हैं, नॉन रेसिडेंशियल हैं, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंशियल मतलब डेली आप घर से अप डाउन कर सकते हैं, रेसिडेंशियल मतलब बोर्डिंग स्कूल एक तरह का है। गर्ल्स स्कूल है या बॉयज स्कूल है? तो किस तरह के स्कूल हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? रेसिडेंशियल स्कूल। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चाहे यहाँ पर बच्चे हैं, चाहे यहाँ पे टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, सभी के लिए स्कूल में ही हॉस्टल या रूम बनाए जाते हैं और सभी को वहीं पे रहना पड़ता है, ठीक है, ताकि बच्चे हैं बिना अपने घर की तकलीफ प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के अपना पूरी तरीके से शिक्षा में लगकर अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर सके, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 की पॉलिसी में इसकी सिफारिश की गई थी, इसकी बात की गई थी, तो इसकी स्थापना भी 1986 में हुई थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? कब हुई केंद्रीय विद्यालय की स्थापना? 15 दिसंबर 1963, 15 दिसंबर 1973, 15 दिसंबर 1983 या 1986? तो राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई। अब इसी पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना तो हुई, लेकिन क्यों की गई? केंद्रीय विद्यालय की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए, शहरी क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के लिए, या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए? लेकिन तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय का मेन पर्पज क्या था कि जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके जो कर्मचारी अक्सर क्या होता है कि ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। कभी मान लो उत्तराखंड में है, कभी दिल्ली में आ गए, कभी उत्तर प्रदेश में चले गए, तो ऐसे में जब उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो यहाँ पर बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, दिल्ली गया तो अलग स्कूल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गया तो अलग स्कूल हो जाएगा। तो पढ़ाई भी अलग होती है, कई बार बुक्स भी अलग हो जाती है, बोर्ड भी अलग हो जाते हैं, तो बच्चों को सफर करना पड़ता है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय बनाए गए, ठीक है। तो पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, जिनका बार बार ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, एम्प्लॉइज भी हैं यहाँ पर, सेना जो होते हैं, जो हमारे सेना है, ठीक है, जवान है, उनके भी बच्चे, तो उन सब के लिए ये स्कूल बनाए गए, ठीक है, ताकि अगर उनका बीच में ट्रांसफर भी होता है, तो उत्तराखंड से अगर दिल्ली जाए, राजस्थान जाए, तो आज की डेट में जो उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई चल रही है पर्टिकुलर क्लास में, वही उसी टाइम राजस्थान के भी केंद्रीय विद्यालय में चलेगी, तो इससे बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर केंद्रीय विद्यालय बनाए गए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इट इज अ प्राइमरी स्कूल, इट इज अ सेकेंडरी स्कूल, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, एक सेकेंडरी स्कूल है। ये 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का एक बोर्डिंग, एक आवासीय विद्यालय है।
अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? अगस्त 2004 में, सितंबर 4 में, अक्टूबर 4 में या नवंबर 4 में? तो राइट आंसर क्या है? अगस्त 2004 में ये योजना शुरू की गई थी, स्कीम शुरू की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन से विद्यालय दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित किए गए? ठीक है, तो कौन सा विद्यालय है जो एस टी, एस सी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली लड़कियों की शिक्षा के लिए? तो यहाँ पर देखिए लड़कियों की शिक्षा पे फोकस किया गया है, गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? प्रतिभा विकास विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय या राजकीय विद्यालय? तो जाहिर सी बात है, जब लड़कियों पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो पिछड़े इलाकों में रहने वाले जो लड़कियां हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है लोग, तो उनकी लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए गए। तो यहाँ पर हम एस टी, एस सी, अल्पसंख्यक, अदर बैकवर्ड क्लास, इन सब की बात करें तो इन सब के लिए 75% जो रिजर्वेशन है, और जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जो बाकी और वर्ग की, सामान्य वर्ग की लड़कियां हैं, ठीक है, तो उनके लिए 25%। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इट इज अ प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, बोथ ए और बी, या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी नवोदय विद्यालय की तरह एक सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। और 29 में क्या पूछा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संबंध क्या है? क्या है? एक रेजिडेंशियल स्कूल है, नॉन रेजिडेंशियल है, गर्ल्स है, बॉयज है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में अगर अब बात करें ना, तो एक रेसिडेंशियल स्कूल है। ठीक है, ये भी इसका आंसर सही होगा, और दूसरा दोनों चीज है कि एक गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, तो इस संबंध में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है, दोनों सही होंगे। अब अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि आप पूछते हैं या दोनों पूछते हैं या सिर्फ एक ही पूछते हैं, तो आपको ये चीजें दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम मान लो ए कर देते हैं तब भी सही रहेगा, लेकिन सी है तो दोनों, मतलब आप जब इसको करें तो आपके माइंड में दोनों चीज होनी चाहिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 6 से लेकर 12th क्लास तक है, रेसिडेंशियल स्कूल है, ठीक है, और ये गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं। द फर्स्ट नवोदय स्कूल इन इंडिया वॉज स्टेबलाइज इन, कि भारत में पहला नवोदय विद्यालय कब स्थापित किया गया? ठीक है, सॉरी, कहाँ स्थापित किया गया पहला नवोदय विद्यालय? दिल्ली में किया गया, चेन्नई में किया गया, उधम सिंह नगर में किया गया, या नागपुर में किया गया? कहाँ पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत का पहला जो नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया 1986 में, कहाँ पे किया गया? नागपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 30 क्वेश्चन का ये सेट है, जिसमें हमने चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय की बात करें, एनपी 1968 की बात करें, एनपी 1986 की बात करें, या हम प्लान ऑफ एक्शन 1992 की बात करें, तो उसके बारे में हमने जाना, हमने समझा। और फिफ्थ जो यूनिट है, इसका जो लास्ट जो अभ्यास सेट है, ठीक है, तो उसमें 3-4 टॉपिक रह गए हैं, चाहे हम निष्ठा की बात करें, चाहे एनसीएफएम 2005 की बात करें, 2023 की बात करें, तो उनके उनके बारे में लास्ट जो इसका सेट होगा हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सब इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।